महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 था, यानी शिंदे सरकार को 145 विधायकों का साथ चाहिए था, लेकिन उनको इससे कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला है। एकनाथ शिंदे को उनके पक्ष में 164 वोट मिले हैं, वहीं विपक्ष को महज 99 वोट मिले। शिंदे सरकार ने रविवार को हुए विधानसभा स्पीकर के चुनाव में मिले समर्थन के आंकड़े को एक बार फिर छू लिया। बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार और शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने विश्वास मत प्रस्तावित किया था। ध्वनि मत के बाद विश्वास मत के प्रस्ताव पर विपक्ष ने डिवीजन ऑफ वोट की मांग की थी, जिसमें कि एक एक विधायक की गिनती होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मांग को अपनी अनुमति दी और एक एक वोट की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए सदस्यों को गिनती के लिए खड़े होने के लिए कहा गया था। वहीं कई ऐसे विधायक थे जो वोट नहीं डाल पाए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विधानसभा में होने के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे विपक्ष को नुकसान हुआ। उद्धव खेमे को वोटिंग के दौरान भी झटका लगा। उनके गुट के 2 विधायकों, जिसमें कि एक शिवसेना के थे तो वहीं दूसरे छोटे दल के, ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट डाल दिया। कलमनुरी से शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने शिंदे सरकार का समर्थन किया। विपक्षी बेंच पर बैठे विधायकों ने उनकी जमकर वोटिंग की। बांगर कल तक शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे में थे और आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए। लोहा से शिवसेना विधायक श्याम सुंदर शिंदे विश्वास मत से ठीक पहले एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए। 2 और विधायकों के शिंदे गुट में चले जाने के बाद उद्धव ठाकरे खेमे में अब सिर्फ 14 विधायक बचे हैं, जिन्हें अयोग्यता की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल विश्वास मत पर वोटिंग से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे गुट को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने रविवार रात शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को खारिज कर दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर के कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बहाल किया गया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु को हटाकर शिंदे खेमे के भरत गोगावले को शिवसेना का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। उद्धव गुट ने स्पीकर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया तो दूसरी सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। विपक्षी दलों ने भी अग्निपथ स्कीम का विरोध किया है। यहां तक कि सरकार से स्कीम को वापस लेने की मांग की गई। इन सब के बीच अग्निपथ स्कीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्निपथ स्कीम से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। दरअसल अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड समेत दूसरे राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए गए थे। इस दौरान उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसको लेकर उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। दूसरी तरफ अग्निपथ स्कीम के विरोध में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अग्निपथ स्कीम के चलते छात्रों का भविष्य दांव पर है। खास तौर पर वायुसेना की तैयारी कर रहे युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 20 साल की नौकरी को 4 साल के लिए कर दिया गया है। 2017 में 70,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, उन्हें नियुक्ति पत्र देने का भरोसा दिया गया। ऐसा नहीं हुआ और अग्निपथ स्कीम की घोषणा कर दी गई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। दरअसल अग्निपथ स्कीम को लेकर 20 जून को जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसके जरिए स्कीम के तहत भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि संसद की मंजूरी के बिना अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। ये पूरी तरह संवैधानिक है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ स्कीम को रद्द कर दे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ स्कीम के विरोध में हुए हिंसा की एसआईटी जांच की गुहार लगाते हुए भी याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय से स्कीम के अध्ययन के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की मांग भी की गई है। बताते चले कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेना के तीनों अंगों में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। इस स्कीम में पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं है। 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों को सेवा निधि के तौर पर करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे। हिमाचल के कुल्लू में सोमवार को एक बड़ा बस हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सैंज घाटी में गिर गई।
इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि बस में कुल 45 लोग सवार थे। इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि इस बस में स्थानीय लोगों के अलावा स्कूली बच्चे भी सवार थे जो सैंड स्कूल की तरफ से आ रहे थे। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया है कि बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली और पुलिस टीम को मौके की ओर रवाना कर दिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान कार्य जारी है। वहीं जानकारी के अनुसार कुल्लू जिले के सैंज के शैंसर में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बस जांगला गांव से करीब 200 मीटर दूर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर मलबा गिरा था और ड्राइवर बस को साइड से निकाल रहा था। इस दौरान बस सड़क से नीचे जा गिरी और नीचे दूसरी सड़क पर किनारे पर अटकी। काफी ऊपर से गिरने के कारण बस के परखच्चे उड़ गए। इस बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुल्लू की सैंज घाटी में एक निजी बस के हादसे का दुखद समाचार मिला है। पूरा प्रशासन मौके पर है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ईश्वर इस घटना में दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकग्रस्त परिवारजनों को संबल प्रदान करे। ईश्वर से कामना करता हूँ कम से कम लोग हताहत हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 2 जुलाई की रात अपने घर में गिर गए थे। एमआरआई और अन्य जांच में लालू यादव के कंधे में माइनर फ्रैक्चर की पुष्टि हुई थी। कंधे में माइनर फ्रैक्चर और कमर में चोट के बाद लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर लालू यादव को उपचार के लिए पटना के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक लालू यादव को तबीयत बिगड़ने पर पटना के पारस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लालू यादव की तबीयत अब पहले से बेहतर है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक लालू यादव की तबीयत 3 जुलाई की रात अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। गौरतलब है कि लालू यादव बिहार की राजधानी पटना के राबड़ी देवी के आवास पर 2 जुलाई की देर रात सीढ़ी से गिर गए थे। इस घटना में लालू यादव के दाहिने कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। लालू यादव को सीढ़ी से गिरने के कारण कमर में भी चोट आई थी। लालू यादव को चिकित्सकों ने 1 महीने तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें, लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनको सुबह सुबह ही अस्पताल ले जाना पड़ा। लालू यादव को उपचार के लिए पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव हेल्थ ग्राउंड पर जमानत पर बाहर चल रहे हैं। लालू यादव पहले से भी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अभी साथ में ही हैं। आज सुबह शुगर लेवल बढ़ने के कारण भर्ती कराया गया है। कल 3 जुलाई से ही लालू की तबीयत खराब होने के बाद पार्टी के नेता और चाहने वालों की भीड़ लग गई। आज अस्पताल में भी कई लोग जुटे हैं। बता दें, लालू यादव ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दायर कर अपना पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी, जिससे वो अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा सकें। सीबीआई कोर्ट ने लालू का पासपोर्ट रिलीज कर दिया था, जिसके बाद इस तरह की खबरें भी आई थी कि वो किडनी की बीमारी का उपचार कराने सिंगापुर जा सकते हैं। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 16,135 नए केस मिले हैं और 24 लोगों की मौत हुई है। रविवार के मुकाबले केसों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि रविवार को 16,103 नए मरीज दर्ज किए गए थे। नए कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद अब देश में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,35,18,564 हो गई है। 24 लोगों की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,25,223 हो गई है। कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ ही कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,864 हो गई है, जो कि चिंता की बात है। पिछले 24 घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2,153 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 13,958 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक कुल 4,28,79,000
477 लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक्टिव केस कुल मामलों का 0.26% है। वहीं रिकवरी रेट 98.5% है, तो वहीं डेली पॉजिटिविटी दर 4.85% है। देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल है। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी रोजाना केस 2000 से ऊपर आ रहे हैं। नए संक्रमितों की संख्या में केरल टॉप पर बना हुआ है। यहाँ रोजाना 3000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में केरल से 2642 मामले सामने आए, तो वहीं महाराष्ट्र से 2362 केस दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु में 2672 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पश्चिम बंगाल में 1822 मामले दर्ज किए गए। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 648 नए मामले सामने आए हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,78,383 वैक्सीनेशन डोज लगाई गई है। अब तक कुल 197,98,21,197 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के चलते भारत के कोविड-19 आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस के लिए ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट को वजह बताया है। ऐसे में हमें कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।